बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्री फर्स्ट ईयर के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेकंड टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक का जो टाइटल है वो हमारे सामने लिखा हुआ है। ये टाइटल है एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस ऑफ एटम्स का मतलब ये होता है कि पहले टॉपिक में जैसे कि आप सबने देखा, हमने एटम को बड़े डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने एटम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ी थी, एटम की डेफिनेशंस को हमने डील किया था, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, और उसके अलावा हमने उसके अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी स्टडी किया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एटम क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, एटम रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटम को हम आँख से नहीं देख सकते फ्रॉम द नेकेड आई। वी कैन नॉट सी इट बाई यूजिंग आवर आई। इवन आँख तो एक अलग चीज़ है, हम इसको आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ कॉलेजेस में लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होती हैं, उससे हम एटम को नहीं देख सकते। जैसे कि ये लाइन आप देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी एटम्स बाय यूजिंग एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। हम आम माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते। भाई क्यों नहीं देख सकते? माइक्रोस्कोप तो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आम माइक्रोस्कोप जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, हम उससे एटम को नहीं देख सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाली विजिबल लाइट। हम सबको ये बात पता है, हमने पढ़ी है फिजिक्स के अंदर भी 9th-10th में, कि विजिबल लाइट एक्चुअली अगर आपने किसी भी चीज़ को देखना होता है ना, आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो तो आप उसमें पड़ी हुई चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक है? तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप से अगर हमने किसी चीज़ को देखना है, चाहे वो आम माइक्रोस्कोप है, वी आर इन नीड ऑफ विजिबल लाइट। तो जो आम माइक्रोस्कोप है, जिसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कहते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल हो रही होती है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट एटम को देखने के लिए सूटेबल सोर्स नहीं है। अब क्यों नहीं है? लाइट तो लाइट है, वो तो किसी भी चीज़ को रोशन कर देगी, वो हमें चीज़ नज़र आ जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअली एटम बहुत ही छोटा ज़र्रा है। एटम इतना छोटा ज़र्रा है कि आम लाइट से हम उसको माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हुए नहीं देख सकते। अब यहाँ पर जो की फैक्टर है, जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो आम लाइट है, विजिबल लाइट, हम उससे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एटम को क्यों नहीं देख सकते? ये है वो कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रफ्ट एंड क्रस्ट। ये बात भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है कि मेन पोजीशन से जो ऊपर वाली साइड पर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये मैंने रेड मार्कर से, ब्लू मार्कर से इसको हमने हाईलाइट किया और कर्व बनाया हुआ है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, इस लाइन से इस पॉइंट का नाम है क्रस्ट, और इस पॉइंट का नाम है ड्रफ्ट। इसी तरह ये भी क्रस्ट, ये भी ड्रफ्ट। जो दो क्रस्ट हैं या जो दो ड्रफ्ट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ड्रफ्ट। दैट इज अ पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रैवल कर रही है क्रस्ट और ड्रफ्ट के हिसाब से, और दो एडजेसेंट क्रस्ट, ड्रफ्ट और दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियानी फासले को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? लैम्डा, वेवलेंथ। अब होता क्या है, विजिबल लाइट से हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हुए विजिबल लाइट से एटम को क्यों नहीं देख पाते? होता क्यों है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। दैट इज द मेन रीजन बाय विच वी कैन नॉट सी एन एटम बाय यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो ये पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई कैन वी नॉट सी atoms by using ordinary microscope? तो answer is very simple. In ordinary microscope we use visible light and the wavelength of the visible light is greater than the size of the atom. तो अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हमें एटम को देखना है तो एटम को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने एक बहुत यूनिक ऑपरेटर्स डिजाइन किया है, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, दिस वन, ये इस्तेमाल होगी एटम को देखने के लिए। अब एटम को देखना है, देखने के लिए तो लाइट चाहिए, तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हम विजिबल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विजिबल लाइट की
वेवलेंथ तो साइज ऑफ द एटम से ज्यादा है। लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिस वन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल की है, इसकी वेवलेंथ साइज ऑफ द एटम से कम होती है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। यानी अगर सवाल ये आता है पेपर में कि व्हाई वी कैन सी एटम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप कहेंगे इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी आर यूजिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो साइज ऑफ द एटम से कम होती है, लिहाजा हम एटम को बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इस एलिमेंट्स ऑफ एटम में ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाई कैन वी नॉट सी एटम्स बाय यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप एंड व्हाई कैन वी सी एटम्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें विजिबल लाइट और विजिबल लाइट की वेवलेंथ साइज ऑफ द एटम से ज्यादा होती है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रही होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ साइज ऑफ द एटम से कम। अच्छा, एक्स-रेज वर्किंग से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले। एक्स-रेज क्या है आपको पता है, एक्स-रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक्स-रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं which are not in need of any kind of medium, no medium। इनको किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरी साउंड वेव्स आप तक किस लिए पहुंचेगी, या किसी एक इंसान की साउंड वेव्स दूसरे इंसान तक पहुंचती है जब बीच में एयर हो, वरना अगर एयर ना हो तो एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। एयर इज द मीडियम जिसमें से साउंड वेव्स ट्रैवल करते करते एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। तो अब एक्स-रेज साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल नहीं करती। साउंड वेव्स को तो क्या चाहिए, मीडियम, लेकिन एक्स-रेज को किसी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए। और एक्स-रेज का एक कमाल का यूज है, बहुत से यूजेस हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, लेकिन एक बड़ा कमाल का यूज है वो ये कि ये इमेजेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, खुदा ने खास्ता किसी इंसान की हड्डी टूटी तो हम कहते जाओ, डॉक्टर कहते जाओ एक्सरे करवा के, इंटरनल इमेज हासिल करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। तो अब एक्स-रेज हमने किया, एक्स-रे स्टडीज से पता चला क्या कि एटम के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस, मिसाल के तौर पर डायमीटर ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें एक्स-रेज वर्किंग से पता चला। मिसाल के तौर पर एक्स-रेज की वर्किंग से सबसे पहले पता चला डायमीटर ऑफ एटम। तो एटम का डायमीटर जो है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर है, और ये वैल्यू बराबर है, अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 नैनोमीटर है। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में देखें, नैनोमीटर आपने सुना होगा, मीटर भी आपने सुना होगा, एंगस्ट्रॉम इज अ न्यू टर्म, A0 इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कहते हैं यूनिट ऑफ लेंथ को, यूनिट ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, यूनिट ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ। बहुत ही कम लेंथ को अगर मैं कर रहा हूँ तो हम उसके लिए आमतौर पर एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कन्वर्जन है जिसको भी आपको याद रखने की कोशिश होती है, सिर्फ ये याद रखना है कि वैल्यूज मुख्तलिफ यूनिट्स में क्या है। मीटर में 2 × 10⁻⁻10 मीटर है, नैनोमीटर में 0.2 है, और एंगस्ट्रॉम में 2 है। तो दिस इज द डायमीटर, और ये एमसीक्यू के तौर पे पेपर में आता है। अब आ जाए मास ऑफ द एटम। जो मास ऑफ द एटम है वो है 10⁻27 to 10⁻25 kg, जो कि बहुत कम है। और अब जाहिर सी बात है एटम की मास इंतहाई कम नजर आ रही है, 10⁻27 to 10⁻25 kg, which is very least value। तो अब किसी भी बहुत ही कम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कोई बड़ा यूनिट नहीं इस्तेमाल कर सकते। एटम की मास इतनी कम है कि हमें इसको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट बनाना पड़ा, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको जूनियर क्लासेस में आप AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी AMU से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखिएगा 1 AMU इज ऑलवेज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। यानी अगर एक AMU को हम ये पूछे कि कितने kg के बराबर है, तो 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के बराबर। और अगर पूछता है कि ग्राम में कितने ग्राम्स के बराबर है, वो है 1.661
161 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 25 4 ग्राम। और अगर कोई पूछता है मिलीग्राम में ये किस वैल्यू के इक्वल है तो वो है 1.661 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 21 मिलीग्राम। और एटम की इंतहाई छोटे साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, दिस इज एक्चुअली फॉर द अमेजमेंट ऑफ स्टूडेंट कि वन फुल स्टॉप, अगर एक फुल स्टॉप मार्क किया जाए तो भाई उसमें 2 मिलियन एटम्स होते हैं, मतलब 20 लाख। एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम्स होते हैं। तो बेटा जी ये है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एविडेंस ऑफ एटम। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने ये पढ़ा कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ एटम के साइज से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो साइज ऑफ द एटम से कम है। रिजल्ट ऑफ द एक्स-रे वर्किंग, एक्स-रे एनालिसिस से, एक्स-रे स्टडी से हमें पता चला है कि एटम का डायमीटर 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर होता है, जो कि इक्वल है 0.2 नैनोमीटर के या इक्वलेंट टू एंगस्ट्रॉम। मास ऑफ द एटम 10⁻27 टू 10⁻25 kg। एटॉमिक मास यूनिट, एटम की मास को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट डेवलप किया जिसको एटॉमिक मास यूनिट एएमयू कहते हैं। 1 AM बराबर 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg के, which is further equal to 1.661 multiplied 10⁻24 gram, which is further equal to 1.661 multiplied 10⁻21 milligram। एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 2 ऑफ चैप्टर